My name is Amit Kumar Dixit, and basically I am from Raebareli, Uttar Pradesh. And after 12th मैंने 12th अपने रायबरेली से ही किया हुआ है. एंड आफ्टर 12th मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था, मतलब 12th के साथ ही, तो उसमें मेरा हो गया था. तो मैंने NIT जालंधर से बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में. और उसके बाद मैं फिर कॉलेज गया. मैं 2014 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया. ठीक है, तो ओके, मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो आप लोग मैसेज में कर रहे हैं. पहले हम कुछ जर्नी की बात कर लेते हैं, फिर मैं एक 1-to-1 क्वेश्चन सारे ले लूँगा. ठीक है, तो 2017 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. कॉलेज में ही जब मैं फाइनल ईयर में था तो जालंधर में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. तो और उससे फिर मेरा टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया कि मुझे ये हो गया था कि मुझे फिजिक्स ही पढ़ाना है. उस समय तक ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे UPSC करना है या UPSC की तैयारी करनी है या नहीं करना है, जो भी है. तो फिर मैंने 2018 में जब मैं बीटेक पास आउट मैंने किया, उसके बाद फिर मैं जयपुर चला गया. जालंधर से जयपुर में गया और वहाँ तकरीबन मैंने 2 से 3 साल पढ़ाया, टीचिंग करी. एंड जब कोरोना आया तो आपको ही पता है, कोरोना में चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी कि मतलब सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी. तो कोचिंग इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हो गई थी. ऑफलाइन से ऑनलाइन में हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, बट चीज़ें आपको भी पता है, सारी चीज़ें लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था. तो फिर ये हुआ कि खाली समय काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा. तो खाली समय में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप और अच्छा अपने आप को बेटर कर सकते हो, या फिर आप फालतू में टाइम पास कर सकते हो. तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ देखना चाहिए और लाइफ में कुछ अपने आप को डेवलप करना चाहिए. तो 4 अगस्त 2021 से मैंने UPSC प्रिपरेशन का मन बनाया कि हाँ चलो ठीक है, UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि भाई लंबी प्रिपरेशन है, टाइम ज़्यादा लगेगा, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, मतलब गॉड नोज, किसी को भी नहीं पता कि कितना टाइम लग सकता है. तो ये हुआ कि चलो ठीक है, अच्छा टाइम तो दे सकते हैं, बट आपको फाइनेंशियली भी देखना होता है कि फाइनेंशियली कैसे आप मैनेज करेंगे. तो फुल्ली मतलब ऐसा नहीं था कि आप फुल्ली जॉब छोड़ के आप तैयारी कर सकते हो, मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं था. तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जब पढ़ाते भी हैं और पढ़ाने के साथ साथ पढ़ने का भी काम स्टार्ट करेंगे, दोनों को बैलेंस करना है. तो ये था कि जॉब तो नहीं छोड़ना है, जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करनी है. क्योंकि फिर आप सब कुछ अगर छोड़ के UPSC में आते हो और मान लीजिए जो आपका जो एक बना बनाया करियर है, आपने जहाँ 3-4 साल लगाए हैं, आप उसको एक साथ नहीं छोड़ सकते हो. तो फिर ये प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, अच्छा तो तैयारी कैसे करें, कहाँ से क्या नोट्स होंगे, कहाँ से आप GS करोगे, ऑप्शनल क्या होगा. अच्छा, ऑप्शनल का भी आपके अंदर ये भी आता है, भाई मेरे अंदर ये भी था भाई ऑप्शनल क्या लेना है, तो उसका भी मैं बताऊंगा. फिर ये हुआ कि अच्छा हिंदी मीडियम लें कि इंग्लिश मीडियम लें, क्योंकि होता ये है कि हम लोग इंग्लिश लिख तो लेते हैं बट बोल नहीं पाते, या उतनी अच्छी इंग्लिश हमारी नहीं है. और जब हिंदी मीडियम की हम लोग बात करते हैं तो हिंदी बोल तो लेते हैं, बट हिंदी लिखने में दिक्कत आती है कि टाइम पे पेपर पूरा होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसे. फिर मैंने काफ़ी सारे YouTube पे वीडियोस देखा कि भाई और टॉपर्स क्या, मतलब कैसे ऑप्शनल लेते हैं या क्या, मतलब सारी चीज़ें आप देखते ही हैं, हम लोग देखते ही हैं. तो वैसे ही मैंने भी देखना स्टार्ट किया. तो पहले मेरा प्लान बना कि भाई मुझे हिंदी ऑप्शनल लेना है. तो फिर लेकिन बाद में हिंदी मैंने नहीं लिया, मैंने फिजिक्स ऑप्शनल लिया. उसकी अपनी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा अभी. तो जैसे फिर मेरा प्लान बना कि नहीं, मुझे मतलब UPSC प्रिपरेशन करनी है. पहले तो हमने मतलब ये 1-2 महीने में मैंने मन बना लिया कि भाई मुझे UPSC की प्रिपरेशन करनी है और जॉब के साथ करनी है. जॉब मैं नहीं छोड़ सकता था, बहुत सारे और भी कारण थे. तो ये हुआ कि चलो ठीक है, अच्छा तैयारी स्टार्ट करते हैं. तो फिर मैंने देखा GS का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे उसको पढ़ना है, कैसे कैसे पॉलिटी ख़त्म करनी, इकोनॉमी, मतलब सारी चीज़ें मैंने प्लान आउट करी. और मैंने पर्टिकुलर किसी से, मतलब किसी भी कोचिंग नहीं ली है. मैंने कहीं टेलीग्राम से कुछ मिल गया या YouTube से कुछ मिल गया या कोई बुक उस तरीके की मिल गई या किसी के नोट्स मिल गए. तो मेरा अलग अलग तरीके का रहा. ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग का ही मटेरियल था स्टार्टिंग में. बाद में मैंने लाइनअप किया किसी एक कोचिंग के साथ. जब मैं शुरू मैं बात बता रहा हूँ आपको अगस्त-सितंबर 2021 की, जब मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी थी. फिर 3-4 महीने 5 महीने मैंने पढ़ा, थोड़ा समझा. स्टार्टिंग में आप पहली बार पढ़ते हो, आपको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, बस थोड़ा थोड़ा मालूम चलता है. तो उसी तरीके से मेरे साथ भी था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट किया. फिर 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने पहला अटेम्प्ट अपना दिया
और पहले अटेम्प्ट मुझे पता था कि नहीं होगा, क्योंकि 7-8 महीने की प्रिपरेशन थी, तो ये पहले से ही आपको मालूम हो जाता है कि आपका नहीं होगा। लेकिन बस ये था कि चलो ठीक, अटेम्प्ट देते हैं, ट्राई करते हैं, और उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो ठीक करना है, ताकि लाइनअप में भी चीज़ें रहें। तो मैंने 2022 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया, और मेरे जीएस में वही 47 के राउंड मार्क्स थे। तो मतलब पता था कि हाँ 45-50, क्योंकि मैं जब मैं टेस्ट दे रहा था 2022 में, वही अप्रैल मई में, तो वही 45, 50, 52, 55, 60, मतलब 40 to 60 के बीच में नंबर आते थे। और यूपीएससी में मेरे 47, 48 के राउंड थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, बट 47, 48 थे। फिर ये हुआ कि चलो अच्छा, पहला अटेम्प्ट था, 6-7 महीने पढ़ाई करी थी, चीज़ें बनी नहीं बनी एक अलग पहलू है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 2023 का अटेम्प्ट जो है वो मैं फुल्ली फोकस करूँगा, अच्छे से करूँगा। तो मैंने 2023 के लिए फिर एक प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई तरीके से। फिर मैंने एक फिक्स किया कि भाई जीएस में कैसे कैसे मुझे करना है, जीएस 1 में कैसे। फिर मैंने सबसे पहले फिर मैंने मेंस पे फोकस करना स्टार्ट किया कि पहले मेंस को अच्छे से करते हैं। अच्छा, इस 2021 से 2022 के बीच में मैंने ऑप्शनल को थोड़ा सा ऑप्शनल मैंने मतलब ऑनलाइन कोर्स लेकर के ऑप्शनल को ख़त्म कर लिया था। एक बार बस नोट्स बना लिए थे, अभी पढ़ाई नहीं करी थी मैंने ऑप्शनल की, बस नोट्स बना लिए थे, ऊपर से ऐसे करके था, मतलब पूरा थॉरली नहीं मैंने डिस्कस नहीं किया ऑप्शनल को, बस एक बार नोट्स मेरे बन गए थे ऑप्शनल के, ये मैंने कर लिया था 7-8 महीने में। फिर मैंने जीएस मेंस पे फोकस किया, एंड जीएस मेंस के लिए मैंने 2 बेसिकली सोर्सेस लिए थे। पहला सोर्स मेरा था ऋषिकेश रेड्डी सर का, जो 95 रैंक है उनकी 2020 में। हाँ, तो उनके नोट्स उसमें गूगल में पड़े हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, मतलब पूरा यूपीएससी ऑप्शनल, मतलब यूपीएससी सिलेबस के बिहाफ पे हैं सारे वो। ओनली जीएस का प्रहार यूज किया था उसमें कि भाई जीएस 1 है तो प्रहार लेकर के मैंने उसको नोट्स बना लिए, या रिवीजन नोट्स उसके बना लिए, कुछ करके मैंने, मतलब 2 मटेरियल मेरे एक तरीके से थे, एक ऋषिकेश रेड्डी सर का और एक ओनली आईएएस का। तो उसके बाद फिर मैंने 2023 का मतलब अटेम्प्ट तैयारी करी, सब कुछ किया और अच्छे से फोकस करके किया। जीएस मतलब जब मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया तो मेरा जीएस में कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट सीसेट में रह गया था। सीसेट इसलिए रह गया था क्योंकि ये था कि बीइंग अ मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, बीइंग अ फिजिक्स ऑप्शनल, आप 3-4-5 साल से पढ़ा भी रहे हो, तो सीसेट तो हो ही जाएगा। तो मतलब सीसेट को मैंने ये थोड़ा ऐसे कर दिया था कि ठीक ये तो हो जाएगा। तो सीसेट के लिए मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, वही 2-3 टेस्ट लगा लिए और सब में कट ऑफ क्लियर हो रही थी, सब में 100 के आसपास नंबर आ रहे थे। तो मुझे लगा कि वहाँ पर हो ही जाएगा, क्योंकि 66 आपको लाने होते हैं, तो ये लगता है कि चलो ठीक है हो जाएगा। तो वहाँ से मुझे एक सीख ये मिली कि भाई यूपीएससी का जो भी प्रोसेस है उसको आप सीरियसली फॉलो करें। ये नहीं कि ठीक है हाँ ये तो कर ही लेंगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। तो वहाँ से मुझे ये एटलीस्ट ये सबक मिली कि नहीं भाई, आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आपको सब कुछ करना है। तो सीसेट में नहीं हुआ था 2023 में, तो थोड़ा धक्का लगा कि एक सीसेट की वजह से आपका पूरा 1 साल आप पीछे चले गए। हो सकता है कि मेंस की पेपर देते मेंस में नहीं होता है, वो अलग पहलू होता है, क्योंकि मेंस आप एटलीस्ट लिखने को तो मिल जाता। बट सीसेट में नहीं हुआ तो थोड़ा धक्का लगा कि यार ये तो अपना था, ये भी नहीं हुआ, तो फिर अब यूपीएससी में क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें आई। लेकिन जीएस में हो गया था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो ठीक है, जीएस में तो हो गया 2023 वाला, और 2023 वाला सबकी को पता है कि भाई पेपर थोड़ा सा टफ। फिर मैंने फिर मैं वहाँ से फिर मैं शिमला चला गया। थोड़ा सा शिमला में मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलो पहाड़ों में चलते हैं, थोड़ा पीस शांति में तैयारी करेंगे, ऐसे ये था। तो फिर मैं 2023 में आफ्टर प्रीलिम्स में शिमला चला गया। शिमला में मैंने प्रिपरेशन करी, बाकी पूरा 2024 वाले अटेम्प्ट की। फिर वही कहानी होती है कि आप फिर से शुरुआत करते हो, प्रीलिम्स नहीं होता है तो फिर आप मेंस उठाते हो, वही पॉलिटी से आप स्टार्ट करते हो, फिर इकोनॉमी करते हो, मतलब इस तरीके से मैंने। और फिर ऑप्शनल को भी मैंने थोड़ा सा, और जो चीज़ें कमी थी उसको मैंने थोड़ा ब्रशअप किया। ऑप्शनल, अच्छा ऑप्शनल मेरा फिजिक्स था, तो ऑप्शनल में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ऑप्शनल की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शनल मेरे हाईएस्ट हैं इस बार, 318 नंबर हैं ऑप्शनल में। और हालांकि मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड है कि मैं IIT JEE और नीट वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लिंकअप नहीं है कि मतलब फिजिक्स ऑप्शनल में आपका IIT JEE का सिलेबस या नीट का सिलेबस आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा एक ये होता है कि आपका बेस मजबूत होता है। फिजिक्स ऑप्शनल मेरा है तो थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स, तो थोड़ा सा बेस है कि चलो ठीक है कि कोई क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट उसको मैं थोड़ा सा समझ सकता हूँ, या चलो कुछ नहीं तो कुछ तो लिख ही दूंगा, इस तरीके से। तो फिर 2024 का मैंने अटेम्प्ट दिया प्रीलिम्स का, शिमला से ही मैंने दिया था, तो सारी तैयारी फिर से वही तैयारी करी थी।
और अगर मैं प्रीलिम्स पे मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाता हूँ, क्योंकि अभी आने वाला है प्रीलिम्स, मुश्किल से 10 दिन बाद प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स को थोड़ा सा मैं अच्छे से आपको भी समझाने का प्रयास करूँगा। प्रीलिम्स में देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़रूरी है प्रीलिम्स में। जो सबसे ज़रूरी है प्रीलिम्स में वो PYQ एनालिसिस है। अब दिक्कत ये आती है कि बच्चा कहता है कि भाई सर हम तो PYQ लगाते तो हैं, पॉलिटी भी लगाते हैं, इकोनॉमी भी लगाते हैं, सारे PYQ हम लगाते हैं, तो और मतलब उसको कैसे, जैसे हम लोग टॉपर्स लोग बात करते हैं कि भाई PYQ एनालिसिस करो, तो उसका मतलब ये होता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन कोई देखा PYQ का, उसमें एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, या जो मैंने सुना भी है टॉपर से, कि आप उसमें 5-7 मिनट खर्च करें किसी भी PYQ में। अब सर ये खर्च करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आर्टिकल 21 से रिलेटेड ही पूछा गया है, तो आप देखिए आर्टिकल 21 में और क्या क्या आता है। ऐसा नहीं कि आपने बस आर्टिकल 21 देखा, टिक मार दिया और आपका PYQ सॉल्व हो गया, ये रॉन्ग मेथड है सॉल्व करने का। आप देखिए कि आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 पहली बात तो क्या है, फिर ऑप्शन ABCD में क्या दिया हुआ है, अच्छा कौन सा ऑप्शन अगर सही है तो क्यों सही है, और बाकी तो 3 गलत हैं, तो 3 क्यों गलत हैं, या उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो जब आप पूरा एनालाइज करेंगे PYQ को, तो आप ये पाएंगे कि आप मतलब PYQ के आसपास की भी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से आप मतलब उसको अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे PYQ को। हम लोग क्या करते हैं, बस PYQ सॉल्व कर लिया, PYQ सॉल्व जब हम करते हैं तो उतना हमें सीखने को नहीं मिलता है जितना हम जब एनालिसिस करेंगे। प्रॉपर एनालिसिस का मतलब मैंने बताया कि कम से कम आप 5 to 7 मिनट उसमें खर्च करें PYQ में। कोई भी क्वेश्चन है उसका आप ABCD ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन के हिसाब से देखिए, सर्च करिए कि ऑप्शन ये है तो क्यों गलत है या क्यों सही है। तो ये PYQ एनालिसिस की बात हुई। अच्छा मैं आपको बता दूं 2023 से 2024 में PYQ एनालिसिस का वही मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट 10 मिनट खर्च करें, उसको सर्च करें, विकिपीडिया है, गूगल है, ChatGPT है, तो उसको सर्च करें। अच्छा जैसे अब मैं अगर इसमें आऊँ कि और जैसे हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट लगा तो लेते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट एनालाइज हम लोग बहुत कम करते हैं। जैसे आपने लगाया, आपके मान लीजिए 60 या 65 या 70 नंबर बन रहे हैं, तो आप ठीक है, अब जो भी आपके गलत हुए हैं आप देख लेते हो कि हाँ क्या इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, बस आपका काम हो गया। नहीं, ये एनालिसिस का तरीका नहीं है। एनालिसिस का तरीका है कि आप देखिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इस बात पर मैं भी बोलने वाला हूँ अगले 2 मिनट, ये बहुत बारीकी से सुने क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नॉलेजफुल होगी आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सही होगा या गलत होगा। अब सही 2 तरीके से होता है। कैसे? या तो आपको पूरी नॉलेज थी, या आपने एजुकेटेड गेस किया है, जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं कि भाई A और C तो नहीं होगा, B या D में एक हो सकता है, तो B आपने टिक कर दिया और B आपका सही निकला। आपने एजुकेटेड गेस ही किया कि हाँ B हो सकता है या D हो सकता है, लेकिन आपने B किया और सही हो गया। तो सही आपका 2 तरीके से होता है, या तो नॉलेज है या फिर आप एजुकेटेड गेस या एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते हो। तो आप इसमें देखिए कि आपके बिल्कुल नॉलेज से कितने सही हुए। मान लीजिए आपके 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप ये देखिए कि आपके नॉलेज से कितने सही हो रहे हैं और एजुकेटेड गेस से कितने सही हो रहे हैं। तो जो एजुकेटेड गेस से सही हो रहे हैं वो एजुकेटेड गेस से नहीं सही होने चाहिए, उसमें नॉलेज, और आप नॉलेज अपनी आप बढ़ाइए, आप उसमें कि देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही थी आपसे, या आपको D क्यों नहीं आ रहा था, ऐसे करके। अब गलत में आते हैं, तो गलत कैसे कैसे गलत हो सकता है। पहली चीज़, आपको नॉलेज नहीं। दूसरी चीज़, आपके नोट्स में तो है बट आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया था, या आप उस समय भूल गए थे, तो दूसरी ये हो गया कि आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं था। तीसरा ये हो सकता है कि भरना A था बट आपने D भर दिया, मतलब आपने सही किया है बट आपने D भर दिया है। या ऐसा भी हो सकता है, पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में टिक कर दिया है। पूछा था डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में टिक कर दिया है। पूछा था नॉर्थ से आपको साउथ आना है, आप साउथ से नॉर्थ टिक करके चले आ रहे हैं। पूछा है वेस्ट से ईस्ट आना है, कोई भी लोकेशन है, आप ईस्ट से वेस्ट करके चले आ रहे हैं। तो इसको मैं कहूँगा सिली मिस्टेक आप कर रहे हैं, या आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं रहे। पूछा करेक्ट है और आप इनकरेक्ट में टिक करके चले आ रहे हैं, या पूछा नॉट करेक्ट है और आपने करेक्ट पे टिक कर दिया है। तो इस तरीके की मिस्टेक्स होती है। इनको मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, एक सिली मिस्टेक है और दूसरा आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं रहे।
तो सही मैंने बताया कि 2 तरीके से होता है, गलत 4-5 तरीके से होता है, मैंने चारों पांचों तरीके बता दिए। अब खाली ये तरीका नहीं जानना है, जब आप पेपर देते हैं, पेपर देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका एनालिसिस, खासकर प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, या अभी 10 दिन बचता है, तो आप में भी शायद 1 या 2 टेस्ट और ट्राई करेंगे, तो थोड़ा जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक डेवलपमेंट मिलेगा, आपको इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा मिलेगा उसमें, कि आप लिस्ट बनाइए कि सही कैसे कैसे हो रहे हैं, और गलत जो हुए हैं उनमें सिली मिस्टेक से कितने गलत हुए हैं, या आपके क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने से कितने मिस्टेक हुए हैं, या रिवीजन प्रॉपर नहीं था। मतलब रिवीजन प्रॉपर होने का मतलब ये है कि आपके नोट्स में है बट फिर भी आप सही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। कि नॉलेज से कितने गलत हो रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कि जितने क्वेश्चन आपके नॉलेज से गलत हो रहे हैं उसी के आसपास या उससे थोड़े कम इन सब चीज़ों की वजह से गलत हो रहे हैं। तो चलो नॉलेज तो हम नहीं बढ़ा सकते 10 दिन के अंदर, लेकिन हम सिली मिस्टेक तो अवॉइड कर सकते हैं ना, हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ तो सकते हैं ना, या हम जो हमारे नोट्स में जो है उसको रिविजन प्रॉपर कर तो सकते हैं ना। तो ये आप करेंगे तो आपके 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, मतलब आप टेस्ट एनालिसिस चार्ट बनाइए और देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ये थोड़ी सी प्रीलिम्स रिलेटेड बातें हुई। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि प्रीलिम्स में सर करंट अफेयर कैसे करें। तो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ ओनली IAS का जो उड़ान करके आता है 500 प्लस करके, करंट अफेयर के लिए मैंने बस वही एक सोर्स अपनाया था। हाँ, उसके अलावा जो और यूट्यूब में आती हैं चीज़ें, आप कोई एडिटोरियल एनालिसिस देख लीजिए, या कोई प्रीलिम्स बूस्टर देख लीजिए, या कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी कोचिंग का फॉलो करें, किसी भी मतलब, लेकिन करंट अफेयर को आप बहुत ज़्यादा वो मत करें, हवा मत बनाएं कि नहीं ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। किसी भी एक कोचिंग मटेरियल का मैगजीन उठा लीजिए, किसी भी का भी, XYZ में किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का भी उठा ले, लेकिन उसको अच्छे से एक बार कर लें। और करंट अफेयर सबसे अच्छा तैयार होता है जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो उसमें हर कोचिंग वाले करंट अफेयर डालते ही हैं, तो वहाँ से करंट अफेयर वहाँ से तैयार हो जाता है। या थोड़ा सा कोई आप यूट्यूब चैनल फॉलो अप कर लीजिए और डेली उसको देखते रहें, बट जो भी करें वो डेली करें उसका। ये नहीं कि 4 दिन इस कोचिंग का पढ़ लिया, 5 दिन उस कोचिंग का पढ़ लिया, 8 दिन उस कोचिंग का पढ़ लिया, उससे किसी भी कोचिंग का तैयार नहीं होगा। किसी भी एक कोचिंग को फॉलो कर ले, किसी भी एक कोचिंग का करंट अफेयर फॉलो कर ले, चाहे मैगजीन के रूप में हो या यूट्यूब के रूप में हो, और उसी को अच्छे से फॉलो कर लेंगे, करंट अफेयर हो जाएगा। करंट अफेयर में ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन डाइसी आएगा तो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, कि मतलब अगर कुछ भी पूछ देगा तो सबके लिए कुछ भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए होगा। हाँ, लेकिन जो सब लोग पढ़ रहे हैं एटलीस्ट हम उस रिसोर्स को तो फॉलो कर ले कि एटलीस्ट उतना तक तो हमारा हो जाए। तो करंट अफेयर का मैंने यही बताया है कि आप किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर ले, किसी भी एक कोचिंग का, XYZ कोई भी कोचिंग हो सकती है, और उसको अच्छे से करें, मतलब कि भाई उसको स्टैटिक से लिंक करें। करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों का मिक्सचर है। मतलब उसको स्टैटिक से आप लिंक करेंगे तो आपका स्टैटिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो करंट अफेयर आप ऐसे कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में 2-3 बातें हैं। पहली चीज़, प्रीलिम्स के लिए अभी 10 दिन अगर आपके लिए पास बचता है तो मॉक टेस्ट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। PYQ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। PYQ एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। कम से कम अपने आप को 5 से 10 मिनट हर क्वेश्चन में लगाइए। आप देखेंगे, आप उसको सर्च करिए, आप डालिए ना, गूगल पे डालिए आप कि भाई आर्टिकल 21 UPSC, अपने आप बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। उनको पढ़िए, थोड़ा सा सीखिए उससे, है ना। और उसके बाद आप थोड़ा सा CSET में अगर मैं बात करूँ तो CSET के लिए आप अभी कुछ मत करिए, 10 दिन अगर आपका बाकी है तो CSET के लिए जो भी आपके PYQs हैं 2014 से लेकर 2024 तक, या आप उतना समय नहीं है तो 2020 से भी आप कर सकते हैं, मतलब बीते 5 साल के PYQ ढंग से एनालाइज कर लीजिए, ढंग से उनको लगा लीजिए, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा आपको वैसे ही मिल जाएगा। अभी जैसे मैं देख रहा था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे भाई अगर PYQ एनालाइज ढंग से करते हैं तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये मिलता है कि पहली चीज़ तो हम UPSC की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे। लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम UPSC की बात करें तो UPSC की अपनी एक क्वेश्चन पूछने का एक भाषा होता है कि भाई ज़्यादा एक्सट्रीम है तो गलत होगा, नॉर्मलाइज सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है तो सही होगा। तो जब हम ढंग से एनालाइज करेंगे अपने PYQ को तो हम ये भाषा समझ जाएंगे, और ये भाषा समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको UPSC की लैंग्वेज से समझ में आ जाएंगे और उसी से बन जाएंगे। तो 2-3-4 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप प्रीलिम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। CSET के लिए अगर आपका अभी 2025 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो CSET के लिए आप बीते 5 साल के क्वेश्चन लगा के चले जाइए, दैट इज़ इनफ। और उतना समय ही आपके लिए, उस सारा समय भी नहीं है आपके पास।
अब मैं अगर बात करूँ, अगर 2026 का आप दे रहे हैं तो सीसेट को थोड़ा सा 2014 से 2024 तक के क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, सर्च करिए उनको थोड़ा सा और अच्छे से करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए। जैसे आपका मैथ्स अच्छा है तब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए। जैसे 2024 वाले अटेम्प्ट में मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी अच्छा फोकस करके मैं गया था, अच्छा मैं उसको पढ़ के गया था, करके गया था। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के किए और वो काफ़ी सही भी हुए। पूरे तो सही नहीं होंगे लेकिन काफ़ी हद तक सही हुए थे। तो उससे एक थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है कि ठीक है, मान लो मैथ्स टफ आ गया तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अपना खेल बचा सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मोटी मोटी ये 3-4 बातें हैं कि आप पीवाईक्यू अच्छे से करें। पीवाईक्यू अच्छे से करेंगे तो आप यूपीएससी की भाषा को डिकोड कर ले जाएंगे। तो ये 3-4 बातें जो मैंने बताई प्रीलिम्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर मेंस की तरफ बढ़ूँ तो मेंस में सबसे पहले आता है आपका ऐसे आता है। तो ऐसे में देखिए आपके बीते 4-5 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऐसे का सबसे अच्छा सोर्स है टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी ऐसे का सबसे अच्छा सोर्स है टॉपर्स कॉपी। आप सर्च करिए 2018 से 2019 से टॉपर्स कॉपी को आप सर्च करिए और उन ऐसे को पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए नहीं, वहाँ से जो अच्छी अच्छी बातें मिले उनको आप लिखें। तो आप लिखेंगे से मैंने करीब करीब 35 से 40 ऐसे लिख रखे हैं, पूरा मतलब पूरा मैंने नोट डाउन कर रखा है। और जो मुझे अच्छी अच्छी बातें मुझे वहाँ से मिली हैं उनको मैंने ऐसे में यूज़ भी किया है। तो जैसे अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे के लिए सबसे बेस्ट सोर्स मैंने बताया कि टॉपर्स कॉपी आप देखिए, कम से कम 35-40 ऐसे आप देखिए, आराम से देखिए। ऐसे ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। कैसे? आप संडे कुछ पढ़ने का मन नहीं है, आराम से टॉपर्स कॉपी उठाई, ऐसे की ऑनलाइन डाउनलोड करिए, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी भी हो रही है और आपका थोड़ा सा मतलब टाइम पास भी हो रहा है कि आप अपना ऐसे को वहाँ से आप कर रहे हैं। अब टॉपर्स कॉपी कैसे? जैसे मान लीजिए आप देखिए ना, रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक सारी कोचिंग्स आप डालती हैं, टॉपर्स कॉपी पड़ी होती हैं। आप सर्च नाम के साथ सर्च कर लीजिए या टॉपर्स कॉपी डाल लीजिए, यूपीएससी टॉपर्स कॉपी फॉर ऐसे, अपने आप बहुत सारी कॉपीज आ जाएंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो ऐसे मतलब ऐसे के लिए बेस्ट सोर्स है टॉपर्स कॉपी मेरे लिए। हाँ, किसी और के लिए अलग हो सकता है। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये जो मैंने किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बिहाफ पे है, किसी और टॉपर्स की अलग हो सकती है। तो जो आपको सूट करे आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, है ना। सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी काम आती है, सबके लिए एक स्ट्रेटजी काम नहीं आती है, लेकिन आपको जो लगे आप एक बार ट्राई करें, आपको अच्छा लग रहा है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे के लिए टॉपर्स कॉपी बेस्ट सोर्स है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हर संडे या हर 10 दिन में या हर 15 दिन में, जैसे आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं आप, तो हर 2 वीक में 2-3 ऐसे आप देख लीजिए। एक दिन संडे बैठिए और 2-3 आप ऐसे देख लीजिए। GS1 के लिए अगर मैं बात करूं तो GS1 के लिए आप GS1 काफ़ी हद तक तो प्रीलिम्स में ही तैयार हो जाता है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है। तो GS1 के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंस में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो आपका प्रीलिम्स का सोर्स है उस प्रीलिम्स के सोर्स को पकड़िए। और PYQ देखिए, यहाँ पर भी यूपीएससी मेंस में भी PYQ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रीलिम्स में 5 से 10 मिनट आप खर्च करिए प्रीलिम्स के PYQ में, तो मेंस के PYQ में कम से कम आप 35 से 40 मिनट खर्च करिए। PYQ की भाषा समझिए, पूछा क्या है उसके आसपास। और जैसे मान लीजिए पूछ लिया CAG की पावर्स क्या है, तो खाली CAG की पावर्स में नहीं पढ़नी है, आप CAG के बारे में सब कुछ पढ़िए। पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कौन कौन से आर्टिकल में वो काम कर रहा है, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होता है, या वहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, या उसके पावर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से एक्ट आ चुके हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक होल एनालिसिस आप करिए और उसका नोट्स बनाइए। खाली एनालिसिस मत करिए, उसका नोट्स भी ज़रूर बनाइए। तो जैसे मैं GS1 की बात करूँ तो GS1 के लिए मैंने बताया आपको, मेरे 2 ही सोर्स थे। एक ऋषिकेश रेड्डी सर का नोट्स है, पूरा है, एक तरीके से है उनका, और ओनली एस का जो प्रहार का मटेरियल है उसको मैंने फॉलो किया, और इन दोनों को मैंने फॉलो करके अपने नोट्स बनाए थे। PYQ यूपीएससी की PYQ थीम्स रिपीट एज इट इज तो नहीं होती, लेकिन आप अगर एनालाइज करेंगे तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी रिपीट हुई दिखी भी है, मेंस में तो बहुत रिपीट होती हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उतना रिपीट नहीं होता है कि, लेकिन ऐसा होता है कि 2021 के ऑप्शन बी में मान लीजिए कोई ऑप्शन था तो 2024 में उसको क्वेश्चन बना के पूछ दिया है, तो आप एनालाइज करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी रिपीट हो जाती हैं, या उसके आसपास की चीज़ें तो रिपीट होती हैं, ये तो फैक्ट। अब मेंस की मैं बात कर रहा था, हेलो, हाँ, हम लोग मेंस की बात कर रहे थे, तो ठीक।
तो मेंस की बात करें तो मैंने GS1 के लिए बताया कि मेरे दो ही सोर्स थे, एक ऋषिकेश रेड्डी सर का नोट्स था और दूसरा था प्रहार, और मैंने उसमें PYQ एनालिसिस अच्छे से करके उसको मतलब और अपने नोट्स को अपडेट किया था। देखिए बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं फॉलो करने हैं क्योंकि इतना समय भी नहीं होता है, और आप 10 किताबें पढ़ लीजिए लेकिन आपको याद नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। एक किताब पढ़िए 10 बार पढ़िए ताकि चीज़ें याद रहें, आप प्रोड्यूस कर पाएँ। अब पता लगा आपने 20 पॉइंट पढ़ लिए और जब पेपर में लिखने जा रहे हैं तो 4 भी नहीं याद आ रहे हैं, तो 20 क्यों पढ़ने, 10 पढ़िए और 8 लिख के आइए, सिंपल सी बात है। जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, आई थिंक आवाज़ मेरी आ रही है, जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी वहाँ से मुझे कुछ अच्छे अगर वैल्यूडेशन मटेरियल लगे थे तो वो मैंने फॉलो किए थे। एंड उसके बाद मैंने टॉपर्स कॉपी को एनालाइज किया था। टॉपर्स कॉपी में मुझे जो लगा कि अच्छी बातें हैं वो मैंने उसको उसमें फॉलो किया था और उसमें अपने लिख लिया था। तो अल्टीमेटली मेरे पास 35 से 40 पेज के नोट्स थे। अल्टीमेटली मेरे पास 35 से 40 पेज के नोट्स थे। तो 35 से 40 मतलब जब मैं मेंस लिखने जा रहा था मतलब सितंबर में, तो मैंने 35 से 40 पेज के नोट्स बना लिए थे और उसी को मैंने 3 से 4-5 बार कम से कम रिवाइज किया है अलग अलग। जैसे किसी GS1 को 4 बार किया होगा तो GS2 को 4-5 बार किया होगा, इस तरीके से। लेकिन वो 35 से 40 पेज नोट्स में लगभग वो सारा निचोड़ था। निचोड़ का मतलब ये है कि उसमें सब कुछ है। उसमें आपका जो बेसिक नोट्स हैं, बेसिक सोर्स भी है, उसमें आपके PYQs भी हैं लगभग, उसमें आपके जो टॉपर्स कॉपी में जो अच्छी बातें, सारी टॉपर्स कॉपी नहीं, कुछ टॉपर्स की, जैसे 8-10 टॉपर्स कॉपी मैंने देखी, वहाँ से कुछ जो अच्छी बातें मिली वो मैंने लिख दी थी। और जो मैंने टेस्ट जितने भी मेंस के लिए लिखे थे तो वो मैंने उसका जो अच्छी बातें वैल्यूडेशन मटेरियल था वो मैंने लिख दिया था। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, 4 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो 1-2 बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो। तो जो 1-2 बार अच्छे से रिवाइज करते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। UPSC की प्रिपरेशन में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ कंप्लीशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपको, ठीक है आपको नॉलेज है लेकिन आपको ये पता भी है कि आपको नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है और आप कॉन्फिडेंट में हैं। तो अगर कॉन्फिडेंट हैं तो थोड़ा सा और अच्छा बेटर आप कर पाएंगे, सीधी सी बात। GS2 के लिए मेरा सेम मटेरियल था, वही नोट्स, वही मैंने जो कोचिंग का मैंने लिया था वो, प्लस PYQ एनालिसिस अच्छे से था, प्लस जो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी उसका वैल्यूडेशन मटेरियल था, प्लस टॉपर्स कॉपी था। या मैं मान लो कहीं कुछ पढ़ रहा हूँ, कहीं कुछ देख रहा हूँ और मुझे अच्छी बात मिली तो मैंने वहाँ डाल दिया। तो GS1 से लेके 4 तक में अगर मैं चारों की बात करूँ तो चारों में मेरे पास लिमिटेड मटेरियल था। 35-40 पेज मैंने सारा बना लिया था और उसी को मैं बार बार जब भी मैं टेस्ट लिखने जा रहा था, जैसे मैंने GS1 के 3 टेस्ट लिखे हैं, 2 के 3 टेस्ट लिखे हैं। जब मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच की बात कर रहा हूँ, ये बात मैं जुलाई 2024 से सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, जब मैं प्रीलिम्स से मेंस के बीच में लिखा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद ही मेन जो तैयारी होती है मेंस की उसी समय हो पाती है। मतलब जो आप याद करते हो, ध्यान रखते हो, फिर लिख के आते हो, तो वो एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में ही वो तैयारी हो पाती है। तो ये मेरा सोर्सेज थे कि ऐसे मैंने किया था। मेन था कि भाई अपना एक फाउंडेशन का जो फाउंडेशन तैयार है उसमें जैसे मान लो आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, आप वैल्यूडेशन करते रहिए उसमें। आपके किसी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में कुछ अच्छा मिल रहा है, वहाँ से वैल्यूएट कर लीजिए। आप कोई कहीं कुछ यूट्यूब पे देख रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ से कुछ अच्छी बात मिलती है वो आप रख लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को बना सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि मेंस के एक तो पूरे नोट्स होने चाहिए, मतलब 200-300 पेज के जो आपके होते हैं, और एक उसकी समरी होनी चाहिए कि 30-40-50 पेज में आपके पास नोट्स तैयार हैं। अब एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आप 400 पेज नहीं पढ़ पाओगे, एग्ज़ाम के पहले आप 40 पेज ही पढ़ पाओगे। तो उस 40 पेज को अगर दिन भर में पढ़ ले रहे हो तो आपको पूरा रिवाइज हो रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। ये तो रहा GS का। अब मैं ऑप्शनल पे आता हूँ। ऑप्शनल मेरा फिजिक्स है और इस साल मेरे फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। 155 पेपर 1 में है एंड 163 पेपर 2 में है। टोटल 318 नंबर है मेरे फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, पहली बात तो जितना हम इनपुट देंगे उससे अच्छा आउटपुट मिलेगा उसमें, क्योंकि साइंस, अगर जो हम साइंस ऑप्शनल की बात करते हैं तो साइंस ऑप्शनल टाइम बहुत मांगता है। जैसे फिजिक्स में जब मैं प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जब हम तैयारी कर रहे थे मैं, तो दिन के 6-7 घंटे तो फिजिक्स को ही देने पड़ रहे थे। तो उसमें बड़ा दुख हो रहा था कि यार कोई और ऑप्शनल होता तो दिन के 3-4 घंटे दे देते और बाकी टाइम GS को देते, क्योंकि GS को उतना समय दे ही नहीं पा रहे थे। फिजिक्स में जब 6-7 घंटे फिजिक्स को देना पड़ रहा था तो GS के लिए 3-4 घंटे बचता था। लेकिन अभी जब रिजल्ट आया तो लगा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि साइंस ऑप्शनल आपसे समय बहुत मांगती है। लेकिन ये भी अगर आपने जितना समय वो डिमांड कर रही है
उतना समय अगर साइंस ऑप्शनल को आपने दे, साइंस मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन सब की बात कर रहा हूँ, तो उतना समय अगर आपने दे दिया तो उसका रिवार्ड काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि फिक्स होता है ना भाई, आपका आंसर 100 आना है, आपका आंसर 100 आ रहा है, तो नंबर क्यों कटेंगे आपके? ऑब्वियसली बात नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि 10 में 5 दे दिया, 6 दे दिया, किसी को 5.5 दे दिया, कैसे कैसे लिखा है, कुछ आपने अगर उसमें एड ऑन कर दिया, डेफिनेशन एड ऑन कर दी, या कुछ और छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन कर दी, तो वहाँ से वो हो जाएगा। बट मोटा मोटा ये है कि आपको नंबर मिल जाएंगे। भाई डेरिवेशन है, तो जो फिजिक्स में डेरिवेशन है वही डेरिवेशन होगा। अब उसमें एग्जामिनर भी नंबर कहाँ काट पाएगा भाई, उसमें सब्जेक्टिविटी है ही नहीं ना, ऑब्जेक्टिविटी है कि भाई आपका डेरिवेशन, मान लो कुछ भी डेरिवेशन आपसे पूछता है, रॉकेट मोशन का डेरिवेशन मान लीजिए, किसी भी कोई भी डेरिवेशन है, अब उस डेरिवेशन में आप जो कंटेंट है वही आप लिख के आओगे, सही लिखा है तो नंबर मिलेंगे, गलत लिखा है तो नंबर कट जाएंगे। तो एक तरीके से हमें पता होता है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना नंबर आना होता है, ठीक है। तो साइंस ऑप्शनल है, यानी कि मैं फिजिक्स ऑप्शन की अगर मैं अपनी बात करूँ तो फिजिक्स ऑप्शन में टाइम बहुत लिया मेरा, जिनके 6-7 घंटे मैंने फिल्म से मेंस से बीच में लिया, और मतलब अपनी जैसे मैं डेली का जितना पढ़ता था उसका 60-70% पार्ट तो फिजिक्स ऑप्शनल ही लेता था, 30-40% पार्ट में जीएस को देता था। लेकिन वो रिवार्डिंग था मेरे लिए, मतलब लास्ट में जब रिजल्ट आया तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, फिजिक्स ऑप्शनल ने मतलब काफ़ी स्कोर करके देन जो भी और जहाँ पे कमी हो गई थी उसको उसने मैनेज कर लिया। तो ये सारी बातें मेंस की रही। अब मैं इंटरव्यू में आता हूँ, तो इंटरव्यू के लिए देखिए, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने जाएंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे, उस समय आपकी सिचुएशन क्या है, मेंटल सिचुएशन क्या है, या आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इंटरव्यू में काम करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में लास्ट स्टेज होता है तो हम भी थोड़ा सा डरे हुए होते हैं कि भाई कहीं कुछ गलती ना हो जाए, और जब हम ये सोचते हैं कहीं कुछ गलती ना हो जाए तो गलती हो जाती है फिर उस समय, क्योंकि जब माइंड में प्रेशर होता है तो अपने आप चीज़ें थोड़ा सा वो नर्वसनेस आ जाती है। लेकिन वो इंटरव्यू की अपनी एक प्रिपरेशन है, वो आफ्टर मेंस ही, मतलब जब आप खुद से करते हैं तभी समझ में आएगा, मेरे बताने से या किसी और के बताने से आई थिंक नहीं समझ में आएगा। हाँ, प्रीलिम्स मेंस में एक अच्छा गाइडेंस आपको मिल सकता है। इंटरव्यू टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सनालिटी, कि आपकी पर्सनालिटी स्टार्टिंग से क्या है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप रिएक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ जाकर के थोड़ा सा कामनेस के साथ, थोड़ा सा प्रेशर फ्री होकर के, प्रेशर रिलीज होकर के, हालांकि कहना बहुत आसान है कि प्रेशर फ्री हो जाए, जब आप यूपीएससी भवन जाएंगे और 5 लोग आपके सामने बैठे होंगे, आपकी उम्र 25 से 26 साल है या 22 से 24 साल है, और उनकी उम्र 250 साल है, मतलब 60-60 साल के 5-5 लोग बैठे होते हैं, तो उस समय अपने आप एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, सेल्फ प्रेशर अपने आप बिल्टअप हो जाता है। तो बात ये है कि जब आप मेन से इंटरव्यू देने जाएंगे, उस समय जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो वहाँ पर ज़्यादा आपको अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा समझने में। क्योंकि देखिए, आप पर्सनालिटी 1 घंटे या 2 घंटे या फिर 4 दिन में, 4 महीने में नहीं चेंज कर सकते। जो आपका बचपन से आपकी जो पर्सनालिटी आपकी बनी हुई है वो अब तुरंत नहीं चेंज कर सकते। अब से एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ कि मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस ये है कि देखिए, वहाँ पर एक्चुअली मॉक इंटरव्यूज़ में ठीक है, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया जाता है कि चलो ठीक है, अच्छा बेटा आप नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, इसका आंसर ये हो सकता है और आप अच्छा करें। जब हम यूपीएससी इंटरव्यू की बात करते हैं तो भाई उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको जवाब अच्छा आपको भी नहीं पता है कि उनको जवाब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उनको जवाब अच्छा लगा आपको नंबर मिलेंगे, जवाब अच्छा नहीं लगा नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या वो जवाब सुनना चाहते हैं, क्या नहीं सुनना चाहते, वो कोई नहीं बता सकता, वो शायद उनको भी नहीं पता है। उसका कारण ये कि सबका डेली सबका माइंड अलग काम करता है ना। तो इंटरव्यू टोटल डिपेंड ऑन आपका डे कैसा है, उस दिन कैसा है, सीधी सी बात ये है, और प्रिपरेशन कैसी है आपकी पर्सनालिटी क्या है, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर्सनालिटी क्या है और वो दिन कैसा है आपका। अगर दिन अच्छा चला गया तो हो सकता है अच्छा चला जाए, दिन खराब है तो खराब हो सकता है। तो इसमें मतलब इंटरव्यू में पूरा सब्जेक्टिविटी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे इतना तैयार है तो मेरे 200 नंबर आ जाएंगे, या मुझे इतना तैयार नहीं है तो मुझे 100 नंबर आएंगे। हो सकता है आपका तैयारी अच्छी ना हो, वहाँ आप गए, जो आप बोल रहे हैं या जो पूछ रहे हैं आपको पता है, आपने बता दिया, आपको नंबर मिल गए। या हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन वो जो पूछ रहे हैं वो आप नहीं बता पा रहे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इंटरव्यू टोटल सब्जेक्टिविटी है। अभी इंटरव्यू पे उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मेन से इंटरव्यू के बीच में जब जाएंगे, मॉक इंटरव्यूज वगैरह देंगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी प्रीलिम्स और मेंस पे आई थिंक ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, और अगर जो 2025 वाले हैं वो प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करें। जो मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको बताया है कि कैसे कैसे एनालाइज करें, उन चीज़ों को थोड़ा ढंग से समझिए आप। और मेंस में जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा PYQ अच्छे से करें, एनालाइज अच्छे से करें,
और जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं वहाँ से रिवीजन नोट्स बनाएं, तो वो थोड़ा सा आपको फ़ायदा कर सकता है। तो ये मेरी एक तरीके से पूरी जर्नी है। अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ आप लोगों के, कि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बिगनर्स के लिए स्ट्रेटजी यही है कि आप बस थोड़ा सा यूपीएससी सिलेबस को देखें, समझें, और देखिए हार्डवर्क बड़ा ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई हार्डवर्क से थोड़ा डरते हैं, तो आपको बस जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी आप पढ़िए। सीधी सी बात यही है कि हार्डवर्क करें आप, क्योंकि जर्नी लंबी है। ट्रस्ट द प्रोसेस, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। देखिए प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस पे आप ट्रस्ट करें, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ भाई हम कर सकते हैं। हो सकता है पहली बार में ना हो, दूसरी बार हो, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है। अपने आप पे भरोसा रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए आप। हो सकता है इस बार आपका प्रीलिम्स ना हो तो अगली बार दीजिए। मतलब ये प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है, तो प्रोसेस पे ट्रस्ट करें और उसके हिसाब से आप आगे चलें। अब जैसे मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मैं एक लाइन से क्वेश्चंस ले लेता हूँ। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी वही मैंने आपको बताया है कि 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ मैं पॉइंट वाइज में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप पीवाईक्यू एनालाइज करें। हर पीवाईक्यू में 5 से 10 मिनट अपने आप को खर्च करें, सर्च करें, जो अच्छी बातें मिलें उनको आप नोट डाउन कर लें। दूसरी चीज़, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस कैसे करनी है उसके लिए मैंने अभी टेस्ट एनालिसिस चार्ट के तरीके से बताया है कि कोई सही है तो कैसे कैसे सही हो सकता है, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कैसे कैसे गलत हो रहा है, या कितने क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ क्या गलती हो रही है। मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें, इस पर काम करें। इंप्रूवमेंट होगा तो अपने आप नंबर बढ़ेंगे। सीधी सी बात, धीरे धीरे बढ़ेंगे, इकट्ठा नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और जैसे मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला था। तो देखिए मोटिवेशन का मतलब ये देखिए आपको करना है, मतलब करना है। अभी पहले से ही आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यूपीएससी है, 3-4 साल तो मिनिमम लगना ही लगना है। अब पहले से ही पता है भाई 3-4 साल लगना है, तो इसमें मोटिवेशन की क्या ज़रूरत। पढ़िए, सीधी सी बात, पढ़िए। और क्या मोटिवेशन है या नहीं, मोटिवेशन आप पढ़िए। डिमोटिवेट हो रहे हैं, अच्छी बात है। डिमोटिवेट होना खराब बात थोड़ा होती है, बट एक्सेस में नहीं होना चाहिए। डिमोटिवेट होना अच्छा क्यों है सर? क्योंकि डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसमें आप सीरियस है पढ़ाई में ना, तभी तो डिमोटिवेट हो रहे हैं। भाई आप सीरियस हैं बट फिर भी आपसे चीज़ें नहीं बन पा रही, तो आप इसलिए थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार मुझसे नई चीज़ें बन पा रही। तो ट्राई करें, मिस्टेक्स फाइंड आउट करें, उस पर काम करें। सीधी सी बात ये है। एक्सेस में डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर 24/7 डिमोटिवेट हुए पड़े हैं, तो छोड़ दीजिए तैयारी, कुछ और करिए। जो यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। यूपीएससी आपके लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ थोड़ो है। यूपीएससी थोड़ो सब कुछ है। अब मैं अगर पूछ लूँ कि चलो ठीक है, आप बताइए 2 ऐसे लोगों के नाम बताइए जो आपके इंस्पिरेशन हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूपीएससी या जो कोई भी आईएएस आईपीएस का आप नाम लेंगे। आप कलाम साहब को बोलेंगे, आप विवेकानंद साहब को बोलेंगे, है ना, आप टैगोर साहब को बोलेंगे, आप गांधी जी को बोलेंगे। तो ठीक है, यूपीएससी एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है, और एक जॉब है बेसिकली, और उस जॉब में हमें अच्छा करना होता है। हाँ, उस जॉब में थोड़ा सा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल जाती है कि हम और लोगों का अच्छा कर पाएँ। बस यही चीज़ मैं आपको यूपीएससी में खर्च करूँ। जो भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, तो अभी भी मेरी 6:50 पे भी क्लास है। अभी मैं आपका सेशन ले रहा हूँ, और 6:50 पे भी मुझे आके क्लास लेनी है, और उसके पहले भी मैं क्लास लेके जस्ट आया था 4 बजे के आसपास। बात ये है कि आप जो कर रहे हैं बस अच्छा करें, उस पर अपना फोकस। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस पर अपना पूरी जी जान लगा दीजिए। जितनी भी आपके अंदर नन्ही सी जान है सारी उसमें लगा दीजिए। हो गया, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, अनकंट्रोल चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, नहीं होगा तो कुछ देख लेंगे और देख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। बहुत ज़्यादा इसको अपने ज़िंदगी बना के मत झोंकिए। आपके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है वो सारी लगा दीजिए। हो जाए बहुत अच्छी बात, ना हो तो ठीक है, कुछ और करना, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ये चीज़ें हैं। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करें वो मैंने आपको बता दिया है कि 5 से 7 मिनट अपने आप को पीवाईक्यू में खर्च करें, सर्च करें, गूगल पे सर्च करें। आपके पास पीवाईक्यू एनालिसिस की अगर कोई बुक है तो वहाँ देखिए क्या सोल्यूशन लिखा हुआ है। जो अच्छी अच्छी बातें मिले उनको वहीं नोट डाउन कर लीजिए। पीवाईक्यू यूपीएससी थीम रिपीट होती है सर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन भले रिपीट हो जाए,
लेकिन अगर PYQ एनालाइज आप करेंगे तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन बी में कोई बात पूछी गई है, उसी को उसने क्वेश्चन बना के पूछ दिया है 2024 में। हो सकता है 2018 में कोई ऑप्शन डी में कुछ था, 2025 में उस ऑप्शन ए से ऑप्शन बी से जो था उसी से क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाए। तो अगर 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात ये। और एक एक नंबर का खेल होता है, आपको ही पता है, तो आपको क्यों रिस्क लेना है, आप अच्छे से एनालाइज करें, सीधी सी बात है। दूसरी बात है, आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। देखिए प्रीलिम्स में यूपीएससी की लैंग्वेज समझना बड़ा जरूरी है। नॉलेज सबको नहीं होती, ऑब्वियस सी बात, 30-35 क्वेश्चन के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो 70 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। 35-40 क्वेश्चन तक ही सबको आता है, उसके बाद वो सब लैंग्वेज से और थोड़ा सा एलिमिनेशन से, थोड़ा सा एजुकेटेड गेस से, उसी से सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन की नॉलेज होती है, ऐसा नहीं होता। 35-40 क्वेश्चन की नॉलेज सबको होती है, बाकी जो 15-20 क्वेश्चन करने होते हैं वो एजुकेटेड गेस से सॉल्व होते हैं, या आपने कहीं कुछ पढ़ा था, कुछ याद आ गया, बैक मेमोरी में पढ़ा था, वहाँ से सॉल्व होते हैं, या यूपीएससी की लैंग्वेज ऐसी होती है कि आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है ना, तो इसलिए PYQ एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी ऐसे स्ट्रेटजी कैसी रहती थी सर? मैं ऐसे के लिए बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट सोर्स टॉपर्स कॉपी है। टॉपर्स कॉपी को अच्छे ऐसे एनालाइज करें, वहाँ जो कोटेशंस लिखी हुई हैं, जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उनको देखें, समझें कि टॉपर्स कैसे यूज करते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए? तो ऐसे का स्ट्रक्चर, देखिए ऐसे में सबसे जरूरी क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब मान लीजिए कोई भी ऐसे है, तो आप देखिए कि उसको कैसे कैसे आप मल्टी डायमेंशनल में तोड़ सकते हैं कि उसका इन्वायरमेंटल एंगल क्या है, टेक्निकल एंगल क्या है, हिस्ट्री क्या है उसकी, उसमें अगर ज्योग्राफी कुछ यूज आ रही है तो ज्योग्राफी क्या यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप पूरा जो पेस्टल अप्रोच होती है कि पॉलिटिकल क्या चीज़ हो सकती है, इकोनॉमिकल उसमें क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इस तरीके से ऐसे को पूरा आप एनालाइज करें, मल्टी डायमेंशनल एनालाइज करें और पॉइंट्स बनाएं। फिर आप देखिए कि भाई अब सारे पॉइंट तो नहीं लिख सकते, तो आप ये देखिए कि भाई 5-6 वहाँ से एग्जाम्पल निकाल लीजिए और उन एग्जाम्पल को आप कोट करते हुए पहले समझाइए, फिर एग्जाम्पल दीजिए, फिर समझाइए, फिर एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, सबका अपना अपना एक होता है कि भाई कैसे कोई होता है एग्जाम्पल पहले लिखता है फिर उसको समझाता है, कोई पहले समझाता है तब एग्जाम्पल लिखता है, कोई ज़्यादा एग्जाम्पल लिखता नहीं है, एक उस फ्लो में ऐसे लिखता है। तो डिपेंड ऑन द ये, बट ऐसे में मैं एक बात ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा रहता है, लिख भी लेंगे अच्छे से, और ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है ऐसे में कि आप बहुत ज़्यादा तामझाम, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा कोटेशन डालें। एक नेचुरल फ्लो में चले। अगर डिमांड है कोटेशन की, डिमांड है एग्जाम्पल की, तो आप लिखें, नहीं डिमांड है तो मत लिखें। बाकी ऐसे में जब आप टॉपर्स कॉपी को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर आपका पर्सपेक्टिव बनेगा ऐसे के लिए, है ना। सर जो करंट अफेयर रिलेटेड सब्जेक्ट एक टॉपिक है, उनको भी डीप एनालाइज करना है, लाइक हाँ देखिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। साइंस एंड टेक, अब जैसे मान लीजिए आप हर महीने 2 महीने में आप गूगल पर सर्च करिए कि न्यू टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आई हैं, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी आई हैं उनको सर्च करेंगे, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि टोटली सब्जेक्टिव होता है, आपका दिन कैसा है, आपकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल तैयारी नहीं करनी होती, तैयारी ऑब्वियस सी बात है। हर देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको, यूपीएससी का कोई भी प्रोसेस है आपको उसमें जी जान लगाना पड़ेगा, जी जान नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर आएगी, सीधी सी बात है। तो बट इंटरव्यू के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार मेंस के बाद थोड़ा सा आप इंटरव्यू तक आप अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। अभी अगर जैसे मान लीजिए बिगिनर्स हैं तो भी आप इंटरव्यू का इतना मत सोचिए, बिगिनर्स हैं तो भी आप प्रीलिम्स का सोचिए, मेंस का सोचिए। इंटरव्यू जब मेंस हम कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू के बारे में आपको ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा बस। सर कैन आई टेक फिजिक्स ऑप्शनल इफ स्टार्टिंग नाउ फॉर यूपीएससी 26 एंड व्हाट शुड बी द मंथ वाइज टाइमलाइन? हाँ, तो फिजिक्स ऑप्शनल आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और 2026 के लिए कर रहे हैं तो द बेस्ट है भाई, आपके पास पूरा 1 साल है। अभी मई चल रहा है, मई से लेकर आप अक्टूबर तक अपना ऑप्शनल एक बार कंप्लीट कर लीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऑप्शनल के PYQ अच्छे से लगा लीजिए। देखिए यूपीएससी में PYQ आपके लिए रामबाण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो अक्टूबर तक एक बार खत्म कर लीजिए फिजिक्स ऑप्शनल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आप PYQ लगा लीजिए, फरवरी में उसको रिवाइज कर लीजिए, रख दीजिए। तो जैसे 2026 का आप प्रीलिम्स देंगे होता है तो 3 महीने आपके पास मिलते हैं, 3 महीने काफ़ी होता है। आप आज ही कैलेंडर आया है यूपीएससी का, तो आई थिंक 21 अगस्त से शायद स्टार्ट है, 24 मई को प्रीलिम्स है, 21 अगस्त को मेंस स्टार्ट है आई थिंक, जहाँ तक मुझे डेट्स याद आ रही हैं।
तो 2.5 से 3 महीने आपको मिलेगा, प्रीलिम्स से मेंस के बीच में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मतलब आप ऑब्वियस बात ले सकते हो फिजिक्स ऑप्शनल। और फिजिक्स ऑप्शनल के लिए मैंने एक टेलीग्राम में ग्रुप भी बना रखा है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। डेमोस्ट्रीफाइंग फिजिक्स ऑप्शनल है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं फिजिक्स ऑप्शनल के लिए। मैं 2029 वाला हूँ सर, मतलब अच्छा ठीक है, आप 2029 में आप देना चाहते हैं तो ठीक है, आपके पास एक लंबा समय है, लंबा अर्सा है, लेकिन ऐसा मत सोचिए बहुत ज़्यादा समय है। समय कब बीत जाता है हमें पता नहीं चलता है। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, थोड़ी सी NCERT वगैरह पढ़ें। और जैसे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, जैसे मैं आपको बता दूँ तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, तो मैंने जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है तो मुश्किल से 1 या 2 बार पढ़ी है, पूरी भी नहीं पढ़ी है। स्पेक्ट्रम है, 1 या 2 बार पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी। मैंने कहीं से शॉर्ट नोट्स टाइप नोट्स ले लिए थे और वहीं से मैंने पढ़ाई करी। उसका एक कारण था कि मेरे पास दिन भर जॉब करता था, मैं शाम को पढ़ता था या सुबह पढ़ता था, तो इतना समय मिल नहीं पाता था। आपके पास समय, आप पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, ऐसे कोई बात हो रही है तो उस बात के पीछे आप ये देखिए कि उसका लॉजिक क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। अगर समय होता तो मैं ज़रूर पढ़ता। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि लक्ष्मीकांत ही पढ़ें या स्पेक्ट्रम ही पढ़ें। कहीं से आप शॉर्ट नोट्स या कुछ रिवीजन नोट्स इस टाइप के मिले तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आप जॉब नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ के दिन भर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, अभी आपने 12th पास किया है। हाँ, तो 12th पास किया है तो ठीक है, धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करिए, आराम से, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, स्लो प्रोसेस है तो धीरे धीरे करें, कोई बहुत ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सिविल एस्पिरेंट का इंजीनियरिंग क्वालिफाइड के लिए क्या करें, वीक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या आप कहना चाह रहे हैं। हाँ दीपक, मैं अभी 12th पास किया हूँ, तो हाँ मैंने आपको ये बताया कि अभी आप 12th पास किए हैं तो थोड़ा सा आप स्टार्ट करें, धीरे धीरे NCERTs पढ़ें, देखिए थोड़ा सा अपने, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे जाइए, थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा एडिटोरियल एनालिसिस पढ़िए, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़िए, पन्ने पलटिए थोड़ा सा भी। अब बहुत ज़्यादा आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप जैसे 12th आपने जस्ट अभी पास आउट किया है, थोड़ा देखिए ग्रेजुएशन में आप क्या करने वाले हैं और उसी हिसाब से स्ट्रीमलाइन होइए। तो भी आप ऑप्शन वगैरह लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन अगर आप कर सकते हो उस ऑप्शन में तो अच्छी बात है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने खुद अपना बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में था, ऑप्शन मेरा फिजिक्स है, कोई लिंकअप नहीं है ना, तो ऐसा है। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन एड्रेस कर दिए हैं। किसी का अगर क्वेश्चन छूट गया है तो पिंग कर सकता है। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन एड्रेस कर दिए हैं। और अगर आपके कोई फिर भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन शेयर विद मी। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है यूपीएससी में PYQ एनालिसिस, जो भी आप कर रहे हैं उसका आप डे टू डे अपडेट रखिए, एनालाइज करिए उसको, है ना। और अपने आप को हमेशा समझाते रहें कि भाई ठीक है, करना है, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बहुत स्लो डेवलपमेंट होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड डेली 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 आप चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करते रहें। हमेशा इम्प्रूवमेंट का गुंजाइश होगा, तो उस जहाँ पे गुंजाइश है, जहाँ पे लग रहा है यहाँ गलती हो रही है, उसको सुधारिए, गाइडेंस में रहिए। जो भी आपके आसपास अगर जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस और इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वो अपना आसपास रहें और उनसे बात करिए ना, बात करिए। यूपीएससी में ऐसा नहीं, बात करिए। अब ऐसा नहीं बहुत ही बात करना है, लिमिटेड रखिए। देखिए, अपने कंटेंट को लिमिटेड रखिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, सिंपल सी बात है। बहुत ज़्यादा सोर्स पढ़ोगे तो कंसोलिडेट नहीं होगा, और कंसोलिडेट नहीं होगा तो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। कंसोलिडेशन में अब वैसे मान लीजिए भूख लगी है तो थोड़ा 10 रोटी खा लेते हो, भूख लगी तो 4 ही खाते हो, 3 खाते हो, डिपेंड ऑन आपकी बॉडी कितना डिमांड करती है रोटी की। तो थोड़ा भूख लगी है तो 20 रोटी खा लिए, कंसोलिडेशन नहीं होगा ना, डाइजेशन नहीं होगा। तो लिमिटेड रखिए अपने आप को, लिमिटेड कंटेंट पढ़िए। बस ये देखिए कि जो लिमिटेड कंटेंट आप पढ़ रहे हो यूपीएससी से लाइनअप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये नहीं कि आप तो लिमिटेड लिए बैठे हो और यूपीएससी से लाइनअप ही नहीं कर रहा है, तो भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहें, सीधी सी बात ये है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों का अब प्रश्न आता है सर ऑप्शन बी में क्या रखें, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखें और उसमें ये देखें कि भाई आपके घर वाले कहाँ तक अलाउ कर सकते हैं, कहाँ तक उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ठीक है घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं, तो 2 अटेम्प्ट आप बिल्कुल विदाउट जॉब दीजिए, अच्छे से मन लगा के दीजिए। और अगर आपको लग रहा है 2 अटेम्प्ट देने के बाद कहीं कहीं कमी आ रही है कि मेंस हो गया इंटरव्यू नहीं हुआ, या इंटरव्यू हुआ मेंस नहीं हुआ, जो भी है ना, तो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कोई ना कोई काम करिए, पैसे कमाइए थोड़ा सा, और सेल्फ तैयारी करें। फिर मैं नहीं करूँ तैयारी छोड़ दीजिए, आप कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब है ना, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो थोड़ा सा काम करिए और खुद से तैयारी करिए, है ना, ताकि घर वालों को भी रहे कि चलो ठीक है, एक थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर से दूर हो जाओगे। नहीं तो सोसाइटी का प्रेशर एक होता ही है हमारे समाज में कि भाई अभी तक तैयारी ही कर रहा है क्या, तो ये सब चीज़ें से आप थोड़ा सा मुक्त हो जाओगे, तो वो फालतू का प्रेशर आपके माइंड में नहीं रहेगा। और थोड़ा सा ऑप्शन बी भी आपके लिए तैयार रहेगा कि आप जो भी कर रहे हो, मान लो जहाँ भी जो कर रहे हो, तो ऑप्शन भी आपके लिए तैयार रहेगा, ठीक है आप अगर चीज़ें यहाँ नहीं बनी तो एटलीस्ट वहाँ तो आप कर ही लोगे, है ना। तो ये चीज़ें, और यूपीएससी के प्रश्न में थोड़ा सा आप कनेक्टेड भी रहें और डिसकनेक्टेड भी रहें। ये ना हो कि मान लीजिए आपका अगर नहीं होता है तो बिल्कुल एकदम आप अपने आप को बिखेर दें, ऐसा भी हमें नहीं करना है। ठीक है, अपना पूरा जी जान लगाना है, बस यही है कि अपना पूरा पोटेंशियल हमें उसमें डालना है ना। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन आप लोगों का? है अभी कोई क्वेश्चन बचा है किसी का? तो 2026 से जो 2026 का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही है कि अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और ऑप्शनल अच्छे से तैयार करिए, एसे अच्छे से तैयार करिए, और फोकस करिए। आप 2026 का देना चाहते हैं तो मई से लेकर दिसंबर तक मेंस पे अच्छे से फोकस कर लीजिए, और जनवरी से प्रीलिम्स पे अच्छे से फोकस कर लीजिए। अब ऐसा बिल्कुल अलग नहीं होता है कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है, मेंस अलग होता है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन एक फोकस होता है कि मेंस पे ज़्यादा फोकस है, आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस है, एमसीक्यू पे कम फोकस है। जनवरी से आप एमसीक्यू पे फोकस कर लीजिएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन एड्रेस कर दिए हैं। और बाकी जब आप देखिए एक बात और समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें शुरू में क्लियर नहीं होती। देखिए मेरे समझाने से अगर मैं समझा भी दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, सीधी सी बात ये है। जब आप खुद से उस प्रोसेस में गुजरते हैं तब बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मैं भी टॉपर स्टॉक देखता था, टॉपर से बातें भी करता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बस ये लगता था कि ठीक है ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। जब खुद आप करते हैं, सेल्फ जब करते हैं, तभी चीज़ें माइंड में क्लियर होती हैं। हाँ अभी 40% क्लियर होगा, 50 होगा, 100% तभी क्लियर होगा जब खुद से तैयारी करोगे, जब आप खुद PYQ एनालाइज करोगे, खुद मेंस के आंसर राइटिंग करोगे, खुद आप ऑप्शनल तैयार करोगे, तब जाके ज़्यादा मामला क्लियर होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। या आप सबका अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से वो कर सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं, और सबका अपना अलग अलग है, सबको अलग अलग स्ट्रेटजी सूट करती है। तो आपको जो सूट करे उस हिसाब से करिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी में नहीं पढ़ना है, पता लगा 1 साल तक स्ट्रेटजी ही आप करते रह गए, तैयारी ही नहीं की। मेन है तैयारी करना, मेन है पढ़ना, बैठ के एक जगह 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे 2 घंटे जितना भी एक बार में पढ़ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। 20 जगह स्ट्रेटजी देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पढ़ना। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, जहाँ लगे यहाँ गलती हो रही है या यहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आप स्ट्रेटजी देखिए, वहाँ पे आप टॉपर से बात करिए। हर चीज़ में टॉपर से बात करना है, हर चीज़ में टॉपर की स्ट्रेटजी देखना, आई थिंक उतना समय नहीं ना, बात ये है ना। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, या यहीं पर समाप्त किया जाए? एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस मैं खुद ही ले लेता हूँ। जैसे आता है कि सोशल मीडिया कितना यूज़ करें। अब ये आप पर है टोटल कि आप, ठीक है देखिए मेन है पढ़ाई करना, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से कर रहे हैं, 7-8 घंटे 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। अगर आप 10 मिनट इंस्टाग्राम भी चला लेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट ये है कि इंस्टाग्राम आपको अफेक्ट ना करे। ये नहीं कि दोस्त की शादी हो रही है और इंस्टाग्राम आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है आप शादी में क्यों नहीं गए, पता लगा 2 दिन उसी में ख़राब कर लिए कि सारे दोस्त तो गए और मैं नहीं गया।
तो डिपेंड ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस कि आपको कितना चीज़ अफेक्ट करती है, कितना चीज़ अफेक्ट नहीं करती है। ज़्यादा अफेक्ट करती है इंस्टाग्राम तुरंत डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है आराम से रखिए, बिल्कुल। आप व्हाट्सएप में ज़्यादा एक्टिव हैं, फालतू में डिलीट कर दीजिए। आपको लगता है कि व्हाट्सएप में किसी का मैसेज भी आता है तो मैं 5 घंटे बाद रिप्लाई देता हूँ, मत डिलीट करिए। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सीधी सी बात है, सबका अपना अलग अलग है। मेरा अलग स्ट्रेटजी है, मेरी अलग चीज़ें हैं। मुझे हो सकता है किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है, आपको उस चीज़ से फ़र्क ना पड़ता हो, या मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पड़ता है। तो जिस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ता है उससे दूर रहें, जिससे नहीं पड़ता है कोई बात नहीं, चिल रहे। फिर प्लान बी का मैंने आपको बताया है कि 2 अटेम्प्ट आप अच्छे से दीजिए, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है चीज़ें नहीं बन रही है तो कोई प्लान बी आप तैयार करिए। कोई भी हो सकता है, प्राइवेट का हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिसको आप क्रैक कर सकते हैं। सीधी सी बात है। कुछ और क्वेश्चंस हैं कि टाइम टेबल कैसे। अब टाइम टेबल ये है कि आप रात वाले पढ़ने वाले लोग हैं या दिन वाले पढ़ने लोग हैं। रात वाले पढ़ने लोग हैं तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल सेट करें। अपने दिन की शुरुआत आप 9 या 10 बजे करें। रात में अगर मान लीजिए आप 3 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ते हैं तो दिन की शुरुआत 10 बजे से करें। अगर आप में रात जल्दी से जाते हैं तो दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे 7 बजे से कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बस ये है, ये मैं कह सकता हूँ कि डेली अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 4-5 घंटे पढ़ें। जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 8-10 घंटे आप पढ़ें, या वीक में एटलीस्ट 5 से 6 दिन 8-10 घंटे पढ़ें। 1-2 दिन आप 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ के भी काम चला सकते हैं। लेकिन ये मैटर नहीं करता है कि आप 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो, कि 12 घंटे पढ़ रहे हो, कि 18 घंटे पढ़ रहे हो। अल्टीमेट ये मैटर करता है कि आप इफिशियंट कितना हो। आप 4 घंटे पढ़ के अगर 4 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हैं तो अच्छी बात, रेदर देन कोई 12 घंटे पढ़ रहा है और 2 घंटे का आउटपुट निकाल रहा है तो क्या मतलब। तो ये टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। देखिए बहुत सारे मिथ हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे बहुत सारा मिथ है इसमें। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और 2 ही घंटे का निकल रहा है आउटपुट, तो फिर आप क्या मतलब उसका। फिर आप इससे बढ़िया आप 4 घंटे पढ़ो 2 घंटे का निकले, क्यों फालतू में टाइम पास कर रहे हो, है ना। लेकिन इन जनरल में मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये डिमांडिंग है, इतना आपको डिमांड देना पड़ेगा। 8-10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग फालतू का रोना रोते हैं कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। सीधी सी बात ये है कि देखो मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपको 3-4 साल लगेंगे इस प्रोसेस में। आपको देना पड़ेगा 3-4 साल, डेली 7-8 घंटे आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इतना अगर आप दे सकते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, इतना नहीं दे सकते हैं तो अब देख लीजिए। ये चीज़ है, मैंने चीज़ों को क्लियर ही रखा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं आप ये कर ले जाएंगे वैसा कर ले जाएंगे, है ना। सिंपल सी जो बातें हैं वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। न्यूज़पेपर आप कोई ना एक, अगर आप कोई न्यूज़पेपर आपके आसपास जो मिलता हो, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम द हिंदू पढ़ रहे हैं, कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। आप कोई एक पढ़िए, सब में वो न्यूज़ आ जाती है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, सब न्यूज़ एक ही जगह वो घूमती रहती है, तो आ जाती है। तो अपने हिसाब से चाहे द हिंदू पढ़ लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। यूपीएससी में मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तो मैगजीन्स में ऐसा है कि कोई एक मैगजीन फॉलो कर लीजिए आप, अगर फॉलो कर सकते हैं, टाइम अगर आपके पास। देखिए ये सब चीज़ें टोटली अप टू टाइम है। समय है आप फॉलो करिए, समय नहीं है तो पहले जो बेसिक है, जो आप जितना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट जितना है, पहले उसको फॉलो करें। समय है तो आप करिए, उसमें क्या दिक्कत है ना। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर दिया है। तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन बच गया हो तो बता सकता है, नहीं तो भी मेरी क्लास है 15 मिनट बाद तो मुझे क्लास लेने जाना है। तो है किसी का क्वेश्चन, मैं 1 मिनट और लाइव रहूँगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ ना। एक दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, जैसे खुद के नोट्स पढ़ें या दूसरे के नोट्स बनाएं। जनरली ट्राई करें खुद से बनाएं, या दूसरे के नोट्स अगर हैं तो उसमें वो फाउंडेशन के लिए रखें, बाकी वैल्यू एडिशन खुद से करें, है ना। देखिए जितना खुद से करेंगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। जो आप इधर उधर से करेंगे वो कम समय तक याद रहेगा, सीधी बात ये। खुद से करेंगे वही चीज़ आप 5 बार पढ़ेंगे, दूसरों से नोट से करेंगे तो हो सकता है 20 बार पढ़ना पड़ेगा। ये अंतर है, तैयार दोनों से हो सकता है, बट हाँ खुद से करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ पे क्या नहीं लिखा है, आपको पता होता है, तो आसानी होती है तैयारी, है ना।
और आई थिंक सारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए, तो थैंक यू सो मच। एंड और यूपीएससी टाइम ने मुझे मौका दिया, अपना प्लेटफॉर्म दिया कि मैं एस्पिरेंट के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकूं, तो यूपीएससी टाइम का काफ़ी धन्यवाद। और आई होप कि चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक क्लियर करी हैं, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, एक 3.5-4 साल, जैसे मेरी जर्नी 4 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुई है और 22 अप्रैल 2025 को रिजल्ट आया है, तो करीब करीब 3.5-4 साल की जर्नी है। तो 3.5-4 साल की जर्नी को 1 घंटे में 40 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। मैंने मेन बातें जो लगी वो बताया है, जो आप लोगों ने पूछा वो उस पर मैंने फोकस किया है, क्योंकि 3.5-4 साल कभी आप परेशान होते हो, कभी डिमोटिवेट होते हो, कभी मोटिवेट होते हो। देखिए ये सब प्रोसेस है, मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, प्रोसेस के साथ चलिए, आप सक्सेस पालोगे, सीधी सी बात ये है ना। और यूपीएससी में फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। जिंदगी का एक हिस्सा है, जिंदगी का एक बस एक मान लीजिए एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी लाइफ में है। बट मैं इसमें बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं, मतलब फोकस होकर कर रहे हैं, सीधी सी बात, जो भी आप कर रहे हैं फोकस होकर करिए, है ना। उसको समय दीजिए, जितना समय डिमांडिंग है उतना समय उसको दीजिए, है ना। तो यूपीएससी टाइम को काफ़ी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से बात करने का, है ना। काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने टाइम निकाला, वेरी गुड। ओके, थैंक यू।